सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो वर्ड्स से जो है बिजनेस बना है। देखिए बिजनेस जो टर्म बनी है वो फर्स्ट टर्म क्या है, बिजी, BUSI, और दूसरा है नेस, बिजीनेस। मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कोई भी प्रोडक्ट को, गुड्स को परचेज करती है। क्या करती है, पहले परचेज करती है किसी पर्सन से, क्या करती है, किसी पर्सन से परचेज करती है, और फिर वही गुड्स जो है दूसरे पर्सन को सेल आउट कर देती है। क्या कर देता है वो पर्सन, सेल आउट कर देता है। तो जब कोई पर्सन गुड्स खरीदता है और किसी अदर पर्सन को बेचता है तो उसके बीच में क्या करता है कि जितने में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस जितना उसका है प्रोडक्ट का, उससे ज़्यादा में वो उस प्रोडक्ट को सेल करता है। जो कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है उससे एक डिफरेंस आता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्या होता है वो, प्रॉफिट या मार्जिन। मतलब वो कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है किसी भी पर्सन के थ्रू, उसे हम बिजनेस कह सकते हैं। ओके, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ हमारे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से हमारी जो सोसाइटी है उस पर कोई जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, सोसाइटी की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, या फिर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, तो ये क्या होता है, बिजनेस की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कुछ। ओके, बिजनेस के दो जो है पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिकल और एक होता है नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या होता है, इकोनॉमिकल में ये होता है कि हमें सिर्फ अपने बिजनेस को प्रॉफिट देना है। ओके, उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हम जो स्टेप्स लेते हैं वो इकोनॉमिकल हो गए। नॉन इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, जैसे मान लीजिए जो भी बिजनेस किसी अदर के लिए करता है, मतलब सोसाइटी के लिए करता है, तो वो क्या है, उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जो है बिजनेस परफॉर्म करता है। ओके, तो अब ये जो डेफिनेशन है इसको मैं एक एक लाइन करके समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। A business organization is an entity formed for the purpose of carrying on a commercial enterprise। मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसी एंटिटी है जिसका पर्पस क्या होता है, कमर्शियल एंटरप्राइजेस होता है। मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, एक कमर्शियल बेसिस पे प्रोडक्ट्स को सेल करती है या सर्विसेज को सेल करती है या अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, बिजनेस। क्या कहलाता है, बिजनेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन is an entity formed for the purpose of carrying on a commercial enterprise. It operates on a legal system। जो भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस है वो हमेशा क्या है, लीगल सिस्टम को फॉलो करेगा। दैट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सचेंजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनरशिप राइट एंड इनकॉर्पोरेशन। इसमें लीगल सिस्टम क्या क्या हो सकता है कि जो बिजनेस है उसका ओनर कौन है, या वो किससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या किस तरह के गुड्स जो है वो बिजनेस एक्सचेंज कर रहा है, या किस तरह की सर्विस बिजनेस के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, कौन कौन से ओनरशिप राइट्स जो है बिजनेसमैन के पास अवेलेबल है। ओके, बिजनेस एंटरप्राइज यूजुअली टेक वन ऑफ द थ्री फॉर्म्स, सॉरी, द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट एंड प्लानिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। मतलब कोई भी बिजनेस है, जैसे मान लीजिए एक बेकरी का बिजनेस है, बेकरी के बिजनेस में क्या होगा, एक बेकर होगा। कौन होगा, बेकर, जो कि है बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए रो मटेरियल खरीदेगा, उनसे केक बनाएगा या जो भी बेकरी आइटम्स है वो बनाएगा, राइट। और फिर बिस्किट्स वगैरह, कुकीज़ वगैरह बनाएगा, फिर उनको सोल्ड आउट करेगा अपने ही शॉप में। तो ये जो बिजनेस है ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है। मतलब यहाँ पे एक ही बंदा जो है मैन्युफैक्चरर है और एक ही बंदा जो है सेलर है। तो ये किस तरह का बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है। ओके, इसमें क्या है, उस बेकर को ये भी प्लान करना पड़ेगा या मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे कितना बेकरी में रॉ मटेरियल खरीदना है या कितने गुड्स कितने अमाउंट में मुझे सेल करने। तो इन सब की मैनेजमेंट और प्लानिंग कौन करेगा, बिजनेसमैन करेगा। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड लाइन की। बिजनेस एंटरप्राइज यूजुअली टेक वन ऑफ थ्री फॉर्म्स। बिजनेस एंटरप्राइज में मेनली जो थ्री फॉर्म्स है उनको फॉलो किया जाता है। फर्स्ट है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। ये जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप या ओनरशिप। मतलब जिसमें सिर्फ एक बंदा ही, एक पर्सन ही इन्वॉल्व होता है। कितने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एक पर्सन इन्वॉल्व होता है जो कि एक बिजनेस को रन करता है। वही उस बिजनेस का मैनेजर है, वही उस बिजनेस का एम्प्लॉई है, वही उस बिजनेस का जो है करता धरता है, और वही उस बिजनेस से जो है प्रॉफिट अर्न करता है। और जो भी प्रॉफिट आया वो उसी पर्सन का होता है। अगर जो भी लॉस हुआ तो वो सिंगल पर्सन ही उस लॉस को बियर करेगा, कोई अदर पर्सन उस लॉस को बियर नहीं करेगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ।
जैसे कि मिस्टर नारायण मूर्ति के बारे में आपने सुना होगा, जो कि इन्फोसिस के फाउंडर है। कौन है? इन्फोसिस के फाउंडर, जो कि एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, ये जो इन्फोसिस के फाउंडर है, जब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था सॉफ्टवेयर्स का, तो जब पहले ये नौकरी करते थे, नौकरी करने के बाद इनको संतुष्टि नहीं हुई कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अपने एक छोटे से कमरे में इन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू किया, जिसमें कि कस्टमर्स के पास जाके उनको सॉफ्टवेयर के बारे में बताते थे, उन्हें समझाते थे, और फिर वो जो पर्सन है, बिजनेसमैन से, छोटे छोटे बिजनेसमैन को ये जो है अपना सॉफ्टवेयर सेल करते थे। वो बिजनेसमैन फिर इनसे जो है वो सॉफ्टवेयर खरीदते थे, और उसकी जो सर्विस है, पोस्ट सेलिंग जो सर्विसेज है, ये नारायण मूर्ति सर खुद ही प्रोवाइड करते थे। तो ये जो बिजनेस था इनका, ये था सोल प्रोप्राइटरशिप का, मतलब इन्होंने अकेले ही ये बिजनेस शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे काम ज़्यादा आता गया, कस्टमर्स अच्छे बनते गए, अच्छी सर्विसेज ये देते थे, तो उन्होंने जो है 2-4 पर्सन जो है और इंक्लूड हुए उनके बिजनेस में, उन्होंने और कैपिटल इंक्रीज किया। फिर उसके बाद जो है उन जो 2-4 पर्सन्स अलाइ मतलब इकट्ठे हुए थे उस बिज़नेस को कैरी करने के लिए, उसके बाद फिर उन्हें लगा कि और बिज़नेस बढ़ाना चाहिए। जब उनका और बिज़नेस बढ़ा, तो वो जो था वो एक कंपनी बना ली इन्होंने। उस कंपनी का नाम क्या रखा? इन्फोसिस रखा। ओके, तो ये जो है ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। पहले होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप, और तीसरा होता है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ और कंपनीज और कॉरपोरेशन को ऑपरेशंस। ओके, चलिए अब देख लेते हैं ये तीनों फॉर्म्स, जो मेनली जो है 5 फॉर्म्स होती है, लेकिन हमने जो ब्रॉड 3 फॉर्म्स है वो ये है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, अब ये जो 5 फॉर्म्स हैं इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनके बारे में हम बहुत मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर आप डिटेल में इसे पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये। हम इनकी जो बेसिक चीज़ें पूछी गई है वो जो है जानेंगे। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। दिस इज़ अ बिजनेस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? वो ऐसा बिजनेस जो कि सिर्फ एक बंदा, एक पर्सन जो है ओन करता है, एक ही पर्सन उसका मालिक है और वही उस बिजनेस को रन कर रहा है। ओके, द ओनर कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस कौन कंट्रोल करता है? ओनर। मतलब चाहे बिजनेस का मैनेजमेंट हो या फिर कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो या कोई भी काम करना हो, वो एक सिंगल पर्सन ही अकेले सारे जो है टास्क परफॉर्म कर रहा है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड डेब्ट्स। मतलब ये जो एक पर्सन बिजनेस कर रहा है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है और मेरा जो उधारी है वो कितना जा रहा है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आपने एक बिजनेस शुरू किया। ओके, बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए एक छोटा सा बिजनेस जो हम स्टेशनरी का ले लेते हैं। ओके, स्टेशनरी में आपके पास कस्टमर्स आते हैं। अब कस्टमर्स आके आपसे उधार मांगते हैं। अगर आप हर कस्टमर को उधार देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सोल प्रोप्राइटर हो, मतलब इंडिविजुअल पर्सन हो जो कि अपनी डिसीजन खुद ले सकता है। और अगर बिजनेस लॉस में जाएगा तो आपका लॉस है, अगर प्रॉफिट में जाएगा तो आपका प्रॉफिट है। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डिसीजंस आप लेना चाहते हैं। अगर हर कस्टमर आके आपसे क्रेडिट पे यानी कि उधार पे जो है सामान खरीद रहा है, आपकी चॉइस है कि आप हर कस्टमर को उधार पे सामान देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर आप जितने भी डेटर्स है आपके, वो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, या जितनी भी ऑब्लिगेशंस है, जो खर्चे हैं, उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सेकंड बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म की। A partnership is a business where 2 or more people work together. Each partner contribute their fair share of money, asset, labor and experience and expects to earn money from the firm. ये जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 2 और मोर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आते हैं और बिजनेस को शुरू करते हैं। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन था, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2 या 2 से ज़्यादा। मान लीजिए जो है 3 पर्सन है, 3 दोस्त है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। ओके, तीनों दोस्तों को लगा कि यार हमारी जो है ना बिजनेस का कॉन्सेप्ट सेम है कि हमें जो है बिजनेस शुरू करना चाहिए। जो है हमें मान लीजिए क्लोथ्स का बिजनेस शुरू करना चाहिए, कपड़ों का बिजनेस जो है शुरू करना चाहिए। मतलब हम जो है कपड़े लाएंगे किसी मार्केट से और अपनी जो लोकल मार्केट है उसमें जो कपड़े की शॉप है वो खोलेंगे और ये जो बिजनेस है ना ये हम करेंगे रन। तो तीनों के जो विचार है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो तीनों दोस्तों ने क्या किया कि मेरे पास 10,000 है, ए ने बोला मेरे पास 10,000 है, बी ने बोला मेरे पास भी 10,000 है, सी ने बोला मेरे पास भी 10,000 है। अब तीनों ने क्या किया? अपने अपने काम बांट लिए। ए ने बोला कि ना मुझे ना बड़ी अच्छी नॉलेज है कि हम जो स्टॉक है वो कहाँ से खरीद सकते हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं स्टॉक खरीदने में बिजनेस में हेल्प कर सकता हूँ। बी बोला कि ना मेरे को सेलिंग बहुत अच्छी आती है, कस्टमर डीलिंग में बहुत अच्छी करता हूँ, तो कस्टमर डीलिंग बी ने संभाल ली। सी ने बोला कि मैं ना मैनेजमेंट बड़े अच्छे से कर सकता हूँ कि हमें कितना स्टॉक बिका है, कितना नहीं बिका और कितना हमें और स्टॉक चाहिएगा, इन सब की जो मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, वो मैं कर लूँगा। तो ये तीनों ने इकट्ठे होकर अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ थी,
लेबर था या जो भी एक्सपीरियंस था एक सिंगल फर्म में इन्वेस्ट किया और उस बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेयर 2 or more people work together. Each partner contributes their fair share of money, assets, labor and experience and expects to earn money from the firm. ओके चलिए अब बात करते हैं थर्ड कोऑपरेशन की। अ कॉर्पोरेशन इज अ लीगल एंटिटी ओन्ड बाय अ शेयर होल्डर। इट इज लीगली सेपरेट फ्रॉम द इंडिविजुअल हु वर्क फॉर इट, वेदर दे आर बी शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज और बोथ। देखिए कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेशन मतलब साथ में काम करना। ओके मतलब कहते हैं ना आप कोऑपरेट कीजिए, कि अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो एक कॉर्पोरेट आपने नॉर्मली सुना होगा ये वर्ड। ओके कॉर्पोरेशन क्या होता है, एक लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है, एक लीगल एंटिटी होती है जो कि शेयर होल्डर्स के थ्रू जो है ओन की जाती है। मतलब एक कंपनी आपने बनाई। ओके मान लीजिए एक कॉर्पोरेट जो है कंपनी है जिसका नाम है WNS। ओके तो उसके अलग अलग शेयर होल्डर्स है, हमें नहीं पता कि कौन से शेयर होल्डर्स है। सब शेयर होल्डर्स ने जो है ना अपनी कैपिटल जो है इन्वेस्ट की। ओके उस कैपिटल को इन्वेस्ट करके वो जो बिजनेस है शुरू किया गया है, उस कैपिटल के बाद जो है हमारा जो है डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, फिर उसके बाद जो है मैनेजर्स आएंगे, मैनेजर्स के बाद जो एम्प्लॉयज़ आएंगे। तो क्या होता है कि ये जो शेयर होल्डर्स है कंपनी को पैसा देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो सर्विसेज है उनको कंट्रोल करते हैं, मैनेजर्स जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू अलाइंड होने काम वो करते हैं, और मैनेजर क्या करता है कि जो अपने उनके छोटे एम्प्लॉयज़ है मतलब सबसे लो लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ है उनसे काम करवाते हैं। तो हर एक जो लेवल है, हर एक लेवल पे जो बंदा है, हर एक लेवल पे जो पर्सन है, या आप एक बोल सकते हैं हर एक ओहदा एक दूसरे के साथ जो है कॉर्पोरेट करता है। और ये जो कॉर्पोरेशन है वो लीगल एंटिटी मानी जाती है, और ये किसके थ्रू ओन की जाती है, शेयर होल्डर्स के थ्रू। ओके शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर बंदा ही शेयर होल्डर्स हो सकता है, कि शेयर होल्डर होने के लिए आपको जो है BCA ज़रूरी होनी चाहिए, बीकॉम ज़रूरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर होल्डर कोई भी हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, या जो है अलग भी हो सकता है। ओके कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटिव इज अ बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेट बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। कोऑपरेटिव देखिए सहकारी बैंक सुने होंगे आपने, सहकारी समिति सुनी होगी, सहकारी योजनाएं सुनी होगी। देखिए कोऑपरेटिव क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक जो है लोकेलिटी है। ओके मान लीजिए मैं किसी ना गांव में रहती हूँ, मेरे गांव में जो है ना लोन की सुविधा नहीं है, मुझे जो बिजनेस है वो शुरू करना है। तो मैं क्या करूँगी कि अपने जो गांव वाले हैं उनके पास जाऊँगी, जो समझदार लोग हैं उनके पास जाऊँगी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, और हो सकता है कि मेरे जैसे किसी और को भी पैसों की ज़रूरत हो जो अपने बिजनेस को शुरू करना चाहे और हमारे गाँव को आगे बढ़ाना चाहे। ओके तो क्या करेंगे, वो जो समझदार लोग हैं वो क्या करेंगे कि ये बोलेंगे कि ठीक है हम ना एक समिति बना लेते हैं, एक ना ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जिसमें कि क्या करेंगे हम अपने गाँव वाले लोगों को ही क्या है बैंक पे लोन पे पैसा देंगे। जो जिन गांव वालों के पास पैसा ज़्यादा है वो आके हमें देगा, और हम उससे पैसा लेके जिनको ज़रूरत है उन लोगों को वो पैसा दे देंगे। ओके जब ये जो बंदा हमें जिसके पास ज़्यादा पैसा है हमें पैसा दे रहा है, उसको बदले में हम कुछ ब्याज देंगे उसके बदले, क्योंकि जिसको पैसा दिया जाएगा वो भी तो ब्याज देगा ना। मान लीजिए देखिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ आपको। सहकारी में होता क्या है, देखिए एक पर्सन है A, ठीक है, इसके पास पैसा है, ये जो गांव का ए पर्सन है इसके पास पैसा है, ये रिच पर्सन है। ओके अब एक पर्सन है, अब ये जो है गांव के मुखिया है, ये जो ब्लॉक बना रही हूँ मैं गांव के हेड, मतलब ऐसे बोल सकते समझदार लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं जिन पे लोग विश्वास करते हैं। ओके और एक पर्सन है B और एक पर्सन है C। ओके अब ये जो A पर्सन है इसके पास ये जो गांव के लोग हैं, ये जो समझदार लोग हैं वो इनके पास जाते हैं A के पास और बोलते हैं कि आपके पास पैसा है आप हमें दे दीजिए और हम इसके बदले आपको ब्याज देंगे। ओके तो ये जो लोग हैं जो मैंने ब्लॉग बनाया है, ये ब्लॉग में जो लोग हैं ये बहुत समझदार लोग हैं और इन पे जो है A विश्वास करता है। ओके तो A ने बोला ठीक है मैं आपको जो है पैसा दे रहा हूँ, आप इसके बदले मुझे ब्याज दे दीजिए, और जब मुझे पैसा चाहिए होगा मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे उससे पहले पैसा दे दीजिएगा। ओके तो ये जो A का पैसा है ये इन लोगों के पास गया। ओके अब ये क्या बन गई, एक समिति बन गई, ये जो ब्लॉक ऑफ मेंबर्स है क्या बन गए, एक समिति बन गए। ओके अब इस समिति के पास B आ गया। ओके बोला मैं एक छोटा किसान हूँ, मुझे अपने ना खेत में ट्रैक्टर की ज़रूरत है, अगर ट्रैक्टर होगा तो मेरे उत्पादन ज़्यादा होगा, अच्छी फसल होगी, तो मुझे ना कुछ लोन चाहिए। तो ये बोलते हैं B को ठीक है आप लोन ले लो, हम लोन दे देते हैं आपको, आप उसके बदले में हमें एक छोटा सा ब्याज देना पड़ेगा, जो आपको नॉर्मली बड़े बैंकों को ब्याज देना पड़ता है उससे कम ब्याज आपको हमें देना पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है आप मुझे पैसा दे दो और मैं आपको लौटा दूंगा। ओके तो B जो है वो पैसा लेगा और लौटा देगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो चीज़ें की जाती है किसी भी ब्लॉक ऑफ मेंबर्स के थ्रू, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव। ओके मतलब
म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का बेनिफिट होता है इसमें। अ कोऑपरेटिव इज अ बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी LLC, an LLC is a type of a business structure that combines the pass-through taxation of a partnership or a sole proprietorship with the limited liability of corporation। LLC क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है जिसमें कि टैक्सेशन और पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है विद अ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ईच फॉर्म हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड द चॉइस डिपेंड्स ऑन अ फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ बिजनेस, द इंटेंडेड ओनरशिप स्ट्रक्चर, टैक्स इम्प्लीकेशंस एंड मोर। देखिए ये जो हमने 5 स्ट्रक्चर पढ़े ना, मेनली तो 3 स्ट्रक्चर ये, लेकिन हमने ये जो 5 स्ट्रक्चर पढ़े ना, इसमें हर एक स्ट्रक्चर के अपने बेनिफिट है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता है, इसमें जो है कैपिटल कम होती है और बिजनेस का मतलब प्रोग्रेस भी बहुत स्लो रेट में होता है। पार्टनरशिप में जो है बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन वही बात है कि ज़्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसी हिसाब से जो प्रॉफिट आता है वो भी डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स में। कोऑपरेशन भी अच्छा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें एक सिंगल जो पर्सन है वो कंपनी का मालिक नहीं होता है। कोऑपरेटिव भी एक अच्छा बिजनेस है क्योंकि इसमें सबका म्यूचुअल बेनिफिट होता है, लेकिन ये जो है ना एक पर्टिकुलर एरिया में ही ऑपरेट करता है कोऑपरेटिव। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अच्छी है, लेकिन ये सिर्फ बड़े बिजनेसेस के लिए जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है या जिनकी सर्विस जो है लार्ज स्केल पे की जाती प्रोवाइड की जाती है उन बिजनेसेस के लिए अच्छा है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को हम जो छोटे बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारे जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान है। तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है अच्छी है या बुरी है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं और किस तरह की आपको जो है चीज़ें रिक्वायर्ड है बिजनेस में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What do you understand by sole trader organization? State the merits and limitation of the sole trader organization। sole trader organization क्या होती है और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बताइए, मतलब इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताइए। क्या पूछा हमसे? सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, देखिए सोल मतलब अकेला, ट्रेडर मतलब बिजनेस करने वाला और ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल पर्सन के थ्रू रन की जा रही है उसको हम बोल सकते हैं सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत इजी जो है हमारी डेफिनेशन है। ओके, अब थ्योरेटिकल देख लेते हैं। अ सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एक सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। ये इस तरह की बिजनेस एंटिटी है दैट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, जो कि है एक सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू ओन की जाती है और ऑपरेट की जाती है। ओके, हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट दिस कंसेप्ट। अब ये सब की पॉइंट्स है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में। सोल ट्रेडर इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इट्स डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज। सोल ट्रेडर क्या होता है? एक अकेला पर्सन होता है जो बिजनेस को रन करता है। ओके, अब चाहे इसका फायदा हो चाहे नुकसान हो, हर चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है। ये किसी पे भी जो अपनी जो है गलतियों को थोप नहीं सकता। Okay, the owner makes all the investment, shares all risk, take all profits, manages and controls the business। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर आपको एक एग्जांपल दिया था मिस्टर नारायण मूर्ति जी का। तो ये जो नारायण मूर्ति थे, जब इन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था सॉफ्टवेयर्स का, तो उस बिजनेस में जितना भी इन्होंने इन्वेस्ट किया या जितना भी इसको जो फ़ायदा हुआ, तो ये सब किसका था? नारायण मूर्ति का। इनकी मर्जी थी, अगर ये मेहनत नहीं करते, काम से जी चुराते, तो शायद ये अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाती। लेकिन इन्होंने अच्छे से मेहनत की, अच्छे से मैनेज किया, तो यही जो ओनर जो है यही रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस के प्रॉफिट्स का या फिर बिजनेस के लॉसेस का। ओके, द बिजनेस इज जनरली ऑन अ स्मॉल स्केल बेसिस एंड मेनली डिपेंड्स ऑन द ओनर्स रिसोर्सेज। अब जो नारायण मूर्ति जी का एग्जाम्पल लिया था, ये इन्होंने जब बिजनेस शुरू किया था, अकेले बिजनेस शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था ना कि छोटे स्केल पे जो है बिजनेस करते थे। कुछ एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद हटा के 4 घंटे एक्स्ट्रा लगा के ये सिर्फ 12 घंटे ही काम कर पाएंगे, राइट। अब 12 घंटे में एक पर्सन जितना काम कर पाएगा वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क है। अगर ये किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क हो सकता है। ओके, इसीलिए कहते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ये जनरली स्मॉल स्केल बेसिस पे होता है, क्योंकि ये सिंगल पर्सन जो है, सिंगल पर्सन ही इसको मैनेज करता है, रन करता है, और एक सिंगल पर्सन की कुछ कैपेसिटी होती है जो कि लिमिटेड होती है। ओके,
चलिए, द ओनर हैज़ अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीनिंग द क्रेडिटर्स कैन क्लेम इवन हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने जो है एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट की। ओके, स्टार्टिंग कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की, 50,000 रुपये। अब वो जो 50,000 रुपये वो आपने किसी से उधार लिए थे, किससे, मान लीजिए मिस्टर एक्स से हमने 50,000 रुपये उधार लिए थे। अब हमारा जो बिजनेस था वो रन नहीं हुआ, हमने जैसे सोचा था कि हमारे गुड्स इतने अच्छे हैं कि पूरी मार्केट में बिक जाएंगे या पूरा अच्छी सी हमारी जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी जो आकांक्षाएं थी उनके अपोजिट में काम हुआ और हमारा जो बिजनेस है लॉस में चला गया। क्या चला गया, लॉस में। ओके, लेकिन ये मिस्टर एक्स ने तो कोई मतलब नहीं, इन्हें अपने क्या चाहिए, 50,000 रुपये वापस चाहिए। तो ये क्या कहेंगे कि आपका बिजनेस चला या नहीं चला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक मकान है जिसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपये, वो मुझे दे दो, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। मतलब इसमें जो ओनर है ना उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब लाइबिलिटी का मतलब उधारी जो उसको चुकानी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब जो उधारी जिनको देनी है ना वो उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर भी क्लेम डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन के फायदों के, मेरिट्स मतलब फायदों के। ओके, तो यहाँ पे 8 दिए गए हैं। फर्स्ट है इजी फॉर्मेशन, मतलब सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। डायरेक्ट मोटिवेशन, आप जो है अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा काम करना चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, और फुल कंट्रोल, आपका पूरा कंट्रोल होता है कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है, कब बिजनेस में छुट्टी देनी है, कब नहीं देनी है। क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे जो सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सिंगल पर्सन जो है ओन करता है बिजनेस को, तो एक सिंगल पर्सन जो है डिसीजन इजीली ले सकता है, जल्दी ले सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, देखिए मेरा बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस रन करती हूँ, आज मुझे नींद आ रही है, सर्दी के दिन है, मुझे नहीं जाना ऑफिस, मुझे काम नहीं करना, तो ये मेरी जो है मर्जी है। या मैं अभी रोज़ जो है अपना बिजनेस ओपन करती हूँ 5 AM मैं अपनी जो है शॉप ओपन कर लेती हूँ, जो मेरा बिजनेस है 5 AM उसके ऑपरेशन चालू हो जाते हैं, राइट। लेकिन आज मेरा मन नहीं है, मुझे आज सोना है, खूब सोना है, तो मैं आज 10 बजे जाना चाहूँ तो मैं 10 बजे भी जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई रोकने टोकने वाला या बोलने वाला नहीं है। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। ओके, सीक्रेसी, अब देखिए सोल ट्रेडर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक सिंगल पर्सन के थ्रू रन की जाती है। अब इस सिंगल पर्सन को अपनी बात किसी को नहीं बतानी, तो ये क्या करेगा, अपना मुंह बंद रखेगा, राइट, ये किसी को बताएगा नहीं, तो इसके जो सीक्रेट्स है इसी के पास रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं पर्सनल टच। पर्सनल टच क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा जो बिजनेस है ना वो चिप्स का है। किस चीज़ का है, चिप्स, मैं बिजनेस में चिप्स सेल करती हूँ। ओके, तो जो मैं चिप्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ और उसको मार्केट में जाके बेच रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चिप्स है ना इसमें अचारी फ्लेवर डालूंगी ना तो ये ज़्यादा बिकेंगे, या इसमें काली मिर्च मिक्स करके बेची जाए ना तो इसमें ज़्यादा बिकेंगे, क्योंकि ये फ्लेवर मुझे भी पसंद है और जो मेरे जैसे लोग हैं ना उनको भी ज़्यादा पसंद आएगा। ओके, तो ये जो टच होता है ना, पर्सनल टच यहाँ पे आ जाता है कि आपके जो पर्सनल प्रेफरेंसेस है उनके बेसिस पे जो आप जो है बिजनेस को रन कर रहे हैं। ओके, ईजी डिसोल्यूशन, ईजी डिसोल्यूशन मतलब मैंने 6 महीने बिजनेस रन किया और मुझे लग रहा है यार ये बिजनेस तो ना घाटे में जाएगा, मुझे बिजनेस करना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, कल से अपना जो चिप्स का बिजनेस है उसके लिए अपनी दुकान का शटर डाउन कर दूंगी, हो गया बिजनेस बंद। ओके, मतलब कभी भी बिजनेस को खोला जा सकता है और कभी भी बिजनेस को बंद किया जा सकता है। ये सिर्फ किसकी जो है डिसीजंस होती है, ये सब ओनर के डिसीजंस होते हैं। ओके, ओनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, डीमेरिट्स में यानी लिमिटेशंस में। मतलब सोल ट्रेडर मतलब अकेला अपनी मर्जी का मालिक, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। ओके, ये कौन है, ये सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ भी करे इसकी मर्जी, इसे कोई कहने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। ओके, अब इसकी भी कुछ कमियां हैं जो कि हमें देखनी पड़ेगी। क्या कमियां हैं इस सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन में, फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। अरे भाई, एक पर्सन के पास कितना पैसा हो सकता है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, लेकिन अरबों रुपए तो एक पर्सन के पास जो है नहीं हो सकते जो कि स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को। ओके, मान लीजिए एक 20 साल का जो है यंग बॉय है जो कि जो है बिजनेस को शुरू करना चाहता है, तो उसके पास जो है कैपिटल क्या होगी, लिमिटेड होगी। वो कहेगा कि ना मैंने जो है 6 महीने नौकरी की है, उससे मैंने 30,000 की सेविंग करी है और उसी से मुझे जो है बिजनेस शुरू करना है। अब ये जो 30,000 है एक लिमिटेड अमाउंट है। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाती है, लिमिटेड हो सकती है। अब ये लोन भी लेना चाहिए तो कितने का लोन मिल जाएगा, इसको 20,000 का लोन मिल जाएगा, 50,000 हो गए, लेकिन ये इस कैपिटल को 10 लाख तो नहीं कर सकता क्योंकि ये लिमिटेड है। ओके,
limited capital. The owner's sources of funds are limited, which could restrict the ability to expand and generate profit. देखिए, आप 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके 30,000 कमा सकते हैं एक बिजनेस से, 40,000 कमा सकते हैं, 50,000 भी कमा सकते हैं, लेकिन 50,000 का इन्वेस्टमेंट करके आप 50 लाख तो नहीं कमा सकते ना। 50 लाख कमाने के लिए आपको जो है कम से कम 25-30 लाख का तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कि अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो उसके हिसाब से लिमिटेड प्रॉफिट जो है आप जनरेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर आपने किसी से उधारी पैसे लिए हैं तो उसको जो है आपको चुकाने के लिए चाहे अपना खून बेच के, किडनी बेच के आपको उसके पैसे चुकाने पड़े, लेकिन चुकाने पड़ेंगे किसी भी हालत में। ओके, कंटिन्यूटी इज अनसर्टेन, मतलब मान लीजिए मेरा कोई आज में एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और मैं उस बिजनेस में काम नहीं कर पाऊंगी, तो ये जो है इससे बिजनेस बंद हो सकता है। मतलब एक सिंगल पर्सन की लाइफ पे जो है बिजनेस डिपेंडेंट होता है, तो अगर उस पर्सन की लाइफ चली जाती है, मतलब डेथ हो जाती है, तो बिजनेस बंद भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। लैक ऑफ मैनेजमेंट, जो सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे मैनेजमेंट जो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक ही जो पर्सन है वो बिजनेस को संभाल रहा है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि जो बिजनेस का ओनर है उसकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज कितनी है। ओके, साइज इज लिमिटेड, जो सिंगल ओनर जो प्रोप्राइटरशिप है, सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे जो साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो छोटा होता है, क्योंकि सिंगल पर्सन ही है जो बिजनेस को ओन कर रहा है और उसी को रन कर रहा है। ओके, तो जो ऑपरेशंस का एरिया होगा वो भी लिमिटेड होगा। लॉस इन अब्सेंस, मान लीजिए एक पर्सन है उसकी शॉप है, ओके, बिजनेस है उसका कोई जिसमें कि वो एक शॉप रन कर रहा है, तो उस बिजनेस में अगर वो शॉप पे प्रेजेंस नहीं हुई उसकी, तो वो जो कस्टमर है वो वापस जा सकता है, जो भी कस्टमर है उसकी शॉप पे आया होगा वो वापस जा सकता है। तो वहाँ पे अगर प्रेजेंस नहीं होगी ओनर की, तो जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो सकता है, या बिजनेस से जो कस्टमर्स है वो हट सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी जो सभी लिमिटेशंस है सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन की वो सभी रीड आउट कर देती हूँ। लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन: लिमिटेड कैपिटल, द ओनर सोर्सेज ऑफ फंड्स आर लिमिटेड, which could restrict the ability to expand and generate profit. Unlimited liability, the owner has unlimited liability for the business debts and losses. Continuity is uncertain, the life of the business is completely dependent on the owner's life. Lack of management, the owner may lack the abilities to manage the business efficiently. Size is limited, the area of operation is limited to a small area. Loss in absence, the presence of the owner is crucial for the success of the business. Okay friends, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपेयर द रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनके बीच में हमें जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर की, फिर बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर की। ओके, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर होता है क्या होता है। देखिए, एक कंपनी है जो कि कैपिटल रेज करने के लिए अपने शेयर्स जो है सोल्ड करती है। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर्स खरीदते हैं, इनका क्या होता है, एक फिक्स रिटर्न मिलता है इनको। प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या मिलता है, एक फिक्स रिटर्न मिलता है। कंपनी चाहे घाटे में जाए चाहे फायदे में जाए, इनको एक फिक्स्ड परसेंटेज मिलेगा जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ओके, यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको सबसे पहले जो है डिविडेंड मिलता है, मतलब जो प्रॉफिट या भी जो इनका हिस्सा बनता है उसको उनको सबसे पहले मिलता है। अगर मान लीजिए कंपनी घाटे में चली गई तो भी जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं उनको उनका पैसा पहले वापस मिलेगा एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर वालों से। ओके, और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये यूजुअली लार्ज जो होते हैं, लार्ज अमाउंट में फाइनेंस होता है। प्रेफरेंस शेयर जो है बैंक्स देते हैं। क्यों देते हैं बैंक्स? क्योंकि वो जो अपना एक पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके डुबाना नहीं चाहते। उन्हें प्रेफरेंस तो चाहिए, उन्हें एक मतलब ये चाहिए कि हमें एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहे, लेकिन हमें जो है ना कम्प्लीटली उस कंपनी पे रिलाई नहीं करना, अपना सारा पैसा डुबाना नहीं है। तो उस केस में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मेनली प्रेफरेंस शेयर को प्रेफर करती है। ओके, बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। देखिए फ्रेंड्स, जो इक्विटी शेयर होते हैं वो मेनली जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। ओके, मतलब स्टॉक मार्केट में जो है कंपनी अपने जो शेयर्स है उनको बेचती है। यहाँ पे जो डिविडेंड होता है यानी कि जो मार्जिन होता है शेयर्स पे वो फिक्स्ड नहीं होता। अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है तो ज़्यादा मिलेगा आपको अमाउंट, मतलब ऐसा प्रॉफिट। अगर कम वो कर रही है, ग्रो कर रही है, तो लॉस में जा रही है तो आपको भी लॉस झेलना पड़ सकता है। यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, अगर मान लीजिए कंपनी घाटे में चली गई तो पहले जो डिविडेंड है, जो मतलब पैसा है वो पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा एज कम्पेयर टू
जो हमारे इक्विटी शेयर वाले हैं उनको। ये जो कंपनी है इक्विटी शेयर्स के थ्रू जो है अपने शेयर्स बेचती है, और यहाँ पे जो शेयर्स है ना, इक्विटी शेयर्स जिन्होंने खरीदे हैं वो अपने पर्सन्स अपने शेयर्स दूसरे बायर को भी सेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इक्विटी शेयर खरीदे और आपको लग रहा है कि कंपनी घाटे में जाएगी, तो आप जो है किसी अदर पर्सन को वो जो शेयर है वो सेल कर सकते हैं, अदर बायर को वो जो शेयर्स है वो सेल कर दे सकते हैं। कई बार ये जो कंपनीज होती है ये अपने इक्विटी शेयर्स बाय बैक भी कर लेती है। मान लीजिए कंपनी ने मतलब कंपनी का नाम मान लीजिए कंपनी है एन कंपनी, ओके। इस कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में डाले और फिर वो जो शेयर्स है वो बेच दिए, लेकिन अब ये लगता है कि इसको कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या करेगी, आपसे अपने ही शेयर जो है खरीद लेगी, बाय बैक कर लेगी। इसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके। तो हमसे जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने आपको इक्विटी शेयर और जो है प्रेफरेंस शेयर का एक छोटा सा मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, तो अब इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके हम पढ़ेंगे, ओके फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले जो है एडवांटेजेस, 5 एडवांटेजेस है, जिसमें कि पहला है हाई लिक्विडिटी। इक्विटी शेयर्स कैन बी सोल्ड एट एनी पॉइंट इन टाइम। इक्विटी शेयर्स कभी भी जो है शेयर जो है सेल किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपने जो है इक्विटी शेयर खरीदा है और आपको ये लग रहा है कि कंपनी घाटे में जाएगी, तो आप दूसरे बायर को वो जो शेयर है वो सेल कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो अपने शेयर्स है वो किसी भी अदर जो बायर है उसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके शेयर्स बिकेंगे नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट जो एडवांटेज है उस पर चलते हैं। पोटेंशियल ऑफ फॉर ग्रेटर रिटर्न, शेयर होल्डर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम द कंपनीज ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, कौन से शेयर, इक्विटी शेयर्स, उनमें क्या होता है, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ फिक्स्ड परसेंटेज आपको मिलता है, ओके। मतलब अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसमें आपको ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिलेगा। अगर कंपनी कम प्रॉफिट अर्न कर रही है तो आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो भी कम होगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं थर्ड एडवांटेज की, वोटिंग राइट्स। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना उनमें आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। वोटिंग राइट्स का क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है उसके आपने शेयर खरीदे, इक्विटी शेयर खरीदे, तो आप ये जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, जब बोर्ड ऑफ मेंबर्स का इलेक्शन होगा तो उसमें आप जिसको इलेक्ट करना चाहे, जिसको चूज करना चाहे उसको चूज कर सकते हैं। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग, ओके। रेगुलर इनकम थ्रू डिविडेंड्स, जो ये इक्विटी शेयर्स होते हैं इनके थ्रू आपको जो है डिविडेंड जो है रेगुलर जो है टर्म पे, रेगुलर जो बेसिस पे मिलता रहता है। बोनस शेयर, मतलब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया तो उस केस में जो है आपको बोनस जो है मिल सकता है। कंपनी समटाइम्स इश्यूज बोनस शेयर्स विच हेल्प इन इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस दिए गए 5 ही हमें एडवांटेजेस दिए गई थी और 5 हमें डिसएडवांटेज दी गई। पहले डिसएडवांटेज है डिविडेंड अनसर्टेनिटी, मतलब हमें ये नहीं पता कि हमें कितना % मिलेगा डिविडेंड। अगर कंपनी लॉस में गई तो हो सकता है हमें डिविडेंड मिले ही ना या बहुत ज़्यादा कम मिले। अगर कंपनी जो है प्रॉफिट में गई तो हो सकता है हमें बहुत ही ज़्यादा मोर देन एक्सपेक्टेशन जो है डिविडेंड मिल सकते। तो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो सर्टेन नहीं होता, पहले से फिक्स्ड नहीं होता इक्विटी शेयर्स में, ओके। The dividend received by the equity shareholders is not fixed and it can be less, more or zero in some years. High risk, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की शेयर्स होते हैं, मतलब ये बहुत रिस्की ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, ओके। फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी मार्केट का प्राइस अप हो सकता है, कभी डाउन हो सकता है। लिमिटेड कंट्रोल, इक्विटी शेयर्स को जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इक्विटी, द इशूइंग ऑफ इक्विटी कैपिटल कॉसेस डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द इक्विटी होल्डर्स। रेजिडुअल क्लेम, मतलब इक्विटी से जो डिविडेंड है वो टैक्स अर्निंग के बाद जो है आपको मिलता है, ओके। चलिए अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो शेयर्स जिनमें आपको वोटिंग राइट्स तो नहीं मिलते, लेकिन आप जो है ना फिक्स्ड परसेंटेज आपको मिलता है डिविडेंड के तौर पे, ओके। यहाँ पे जो है आपको मतलब चाहे कंपनी का दिवालिया निकल जाए लेकिन आपको पहले आपका जो है डिविडेंड दिया जाएगा, ओके। यहाँ पे जो है आपको प्रेडिक्ट ये रहता है कि आपको आपने कितना पैसा लगाया था और कितना पैसा आपको वापस मिल जाएगा, इस चीज़ को आपको कंप्लीट श्योरिटी होती है, ओके। चलिए पहला एडवांटेज देख लेते हैं, फिक्स्ड डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव फिक्स्ड डिविडेंड बिफोर कॉमन शेयर होल्डर्स। सेकेंड, हायर क्लेम ऑन एसेट। इन लिक्विडेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ हायर क्लेम ऑन कंपनी एसेट देन कॉमन
shareholders. No dilution of a control. Issuing preference shares allows a company to raise capital without diluting control, as these shares typically don't come with voting rights. जो ये प्रेफरेंस शेयर्स होता है वहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, तो इससे कंपनी में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कोई जो है इनरोलमेंट नहीं होता है. प्रिडिक्टेबल कॉस्ट, मतलब यहाँ पे जो डिविडेंड रेट्स है वो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इतना फिक्स्ड मुझे इतने टर्म में मिल रहा है तो अगले वाले सालों में, आने वाले सालों में मुझे जो है कितना मिलेगा. इससे आप जो है एक फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी कर सकते हैं. द डिविडेंड रेट्स फॉर प्रेफरेंस शेयर्स आर फिक्स्ड, अलाउइंग फॉर अ इजियर फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं डिसएडवांटेजेस. तो प्रेफरेंस शेयर्स की जो डिसएडवांटेजेस है उनको हम डिस्कस करेंगे. हैवी डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स करिए हायर रेट ऑफ डिविडेंड देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मतलब इनसे जो है डिविडेंड जो देना पड़ता है वो ज़्यादा देना पड़ता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट से. एक्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड्स, द एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एक्यूमुलेट इन केस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. अगर आपने ज़्यादा प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए तो उनका जो सारा जो पैसा है अरियर्स है वो आपको पे करना पड़ेगा. फिक्स्ड डिविडेंड, एक फिक्स जो डिविडेंड है वो आपको पे करना पड़ेगा चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है. प्रेफरेंस शेयर टेंड टू incur a fixed dividend every year regardless of the volume of a profit that the company has generated in the given year. Expense source of finance, preference shares are an expensive source of finance as compared to debt. मतलब जितना आप कर्जा लेके उसको ब्याज देंगे ना उससे महंगा आपको ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो ज़्यादा महंगे पड़ते हैं. नो वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर्स में जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है. ओके, जो कि कॉमन शेयर होल्डर्स के पास होता है. ओके फ्रेंड्स, चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉरेन ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री, डिस्कस द स्टेटमेंट. जो फॉरेन ट्रेड है वो एक इंजन होता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री, मतलब कोई भी इकोनॉमी है कंट्री की उसकी ग्रोथ के लिए हमें फॉरेन ट्रेड ज़रूरी होता है. इस टॉपिक पे हमें जो है अपनी टिप्पणी देनी है या डिस्कस करना है. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं. ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है Indeed, foreign trade is often described as an engine for a growth of a country's economy. Here is why. First, a market expansion. Second, access to global market. Third, increased learning. Fourth, specialization and trade. Five, comparative advantages. जो हमारा जो foreign trade है उसको हम economic growth का engine क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे market का expansion होता है. मान लीजिए आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जो दिए बनाते हैं, मतलब जो क्ले पॉट्स या इस तरह के जो बिजनेस करते हैं, छोटे बिजनेसेस जो होते हैं, छोटे वर्कर्स जो होते हैं, वो अपने क्ले पॉट सिर्फ इंडिया में बेचे तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम होगा. ओके, जो उनको अर्निंग होगी वो रुपीज़ में होगी और जो उनकी स्पेंडिंग होगी वो भी किस में होगी, रुपीज़ में होगी. ओके, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को जो है ये जो क्ले पॉट्स है इनको जो है आप यूएस में बेचेंगे तो एक यूएस डॉलर 70-80 रुपये के करीब होता है. राइट, तो जो यहाँ के जो हमारे कुम्हार है क्ले पॉट्स जो है बनाते हैं उन्होंने जो है इंडियन रुपीज़ में अपना जो है रॉ मटेरियल खरीदा है और उसको वो जो बेच रहे हैं तो डॉलर्स में बेच रहे हैं, तो उनका प्रॉफिट जो है इंक्रीज होगा. प्लस उनका जो एरिया है, मार्केट एरिया जो है वो भी इंक्रीज होगा. मतलब फॉरेन ट्रेड क्या करता है, जो टोटल मार्केट है कंट्री की उसका साइज इंक्रीज कर देता है. मार्केट का साइज इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा इंक्रीज होगी. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहूँगी. देखिए, मान लीजिए एक मार्केट है. ओके, ये इतने एरिया में जो है लगती है मार्केट. यहाँ पे 10 दुकानें इधर की तरफ है और 10 दुकानें इधर की तरफ है. टोटल कितनी हो गई, 20 दुकानें. ओके, 20 दुकानों पे जो है कस्टमर्स आ रहे हैं 100, तो हर एक दुकान के पास कितने कस्टमर्स जा रहे हैं, 5 कस्टमर जा रहे हैं. राइट, अब क्या करते हैं, अब इस मार्केट को जो है हम एक्सपेंड कर देते हैं. किस तरह से एक्सपेंड करते हैं कि थोड़ा और बढ़ा देते हैं. अब जो हमारे जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे दुकानों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई. तो यहाँ पे जो है मार्केट का एक्सपेंशन हुआ है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा. ओके, मार्केट एक्सपेंशन. फॉरेन ट्रेड इंक्रीजेस द टोटल साइज ऑफ अ मार्केट फॉर अ कंट्रीज आउटपुट. दिस लीड टू एन इंक्रीज इन अ नेशनल आउटपुट एंड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. मतलब अगर मार्केट बड़ी होगी, मतलब वर्ल्ड वाइड हमारी मार्केट फैल जाएगी. जो क्ले पॉट्स है हमारे कुम्हार वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टर बन जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो उनकी वेल्थ है वो इंक्रीज होगी और जो इंडिया की इकोनॉमी है वो इंक्रीज होगी. ओके फ्रेंड्स, चलिए सेकंड चलते हैं. एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट. अब देखिए ग्लोबल मार्केट का हमें एक्सेस मिल जाता है. ग्लोबल मार्केट मतलब पूरे विश्व की मार्केट में हमें जो है एक्सेस मिल जाता है अगर हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो. देखिए फ्रेंड्स, कभी आपने जो है छीट के सूती कपड़े के बारे में सुना होगा.
छीट का जो सूती कपड़ा है ना वो भारत में बनाया जाता था शुरू में। ओके, तो फिर भारत के जो लोग थे, भारत के जो छोटे व्यापारी थे जो कि सूती कपड़े का व्यापार करते थे, उन्होंने ये जो बिजनेस है ये अपना बाहर की कंट्रीज में ये जो छीट का कपड़ा है ये बेचना शुरू किया। ओके, तो इससे क्या हुआ, जो छीट के एक्सपोर्टर्स थे जो छीट का सूती कपड़ा बेचते थे, छीट क्या होता है, एक सूती कपड़े पे कुछ प्रिंट्स होते हैं जो हैंड क्राफ्टेड होते हैं। ओके, तो इससे क्या हुआ, उनको एक एक्सेस मिल गया ग्लोबल मार्केट की तरफ से, मतलब वो अपना जो उनका जो कपड़ा है वो विश्व प्रसिद्ध हो गया, जिससे कि जो वो उसकी डिमांड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। ओके, देखिए, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, इट ओपन्स एन अपॉर्चुनिटीज ऑफ द ग्लोबल मार्केट टू एंटरप्रेन्योर्स मेकिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रेडी अवेलेबल टू द बिजनेस। ओके फ्रेंड्स, चलिए थर्ड पे चलते हैं। इंक्रीज्ड लर्निंग, इंक्रीज्ड लर्निंग, एक्सपोजर टू इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी लीड टू इंक्रीज लर्निंग बाय डूइंग दिस, इनहेंस अ कंट्रीज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इंक्रीज लर्निंग, हमारे जो इकोनॉमिक है मैन्युफैक्चरर्स उनकी लर्निंग इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है, मान लीजिए हम जो यहाँ पे क्ले पॉट्स बनाते हैं वो मिट्टी के बनाते हैं, राइट, और हमें जो है पूछा बोला गया कि ना आप ना सिरामिक के जो आप हमें मिट्टी के बर्तन एक्सपोर्ट करते हैं, आप हमें सिरामिक या फिर कोई अदर मटेरियल के या फिर जो टफ एंड ग्लास होता है उसके मटेरियल, उस मटेरियल के जो है पोर्ट्स जो है वो करो, डिलीवर करो, हम इससे ज़्यादा पैसा आपको देंगे। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, ऐसी मशीनें लेके आएंगे जो जिससे कि वो जो है टफ एंड ग्लास के पोर्ट्स या सिरेमिक के जो पोर्ट्स है वो बना सके। इससे क्या होगा, लर्निंग इंक्रीज होगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड, एक पर्टिकुलर चीज़ में मतलब स्पेशलाइजेशन आ जाती है और ट्रेड इंक्रीज होता है। विद ग्रेटर इनकम एंड प्रोडक्शन मेड पॉसिबल बाय स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड, ग्रेटर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम पॉसिबल। एज अ रिजल्ट हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ना जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया वो क्ले पॉट से रिलेटेड था, मैं आपको एक अदर एग्जाम्पल बताती हूँ जो एजुकेशन से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब हमारे यहाँ एक स्टूडेंट था। ओके, अब ये जो स्टूडेंट है उसने 12th तक, वेट फॉर अ मिनट, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट था उसने 12th तक सिर्फ जो है ना थियोरेटिकल सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी और इकोनॉमिक्स के सब पढ़े थे। ओके, तो उसको किसी ने बताया कि ना कि भाई तू ना एक काम कर, कंप्यूटर सीख ले। कंप्यूटर सीखने से क्या फ़ायदा होगा कि तेरे को ना अच्छा जो बिजनेस अभी आजकल जो चल रहा है ना कि कंपनीज हायर करती है और जिनको कंप्यूटर आता है उनको नौकरी ईजी से मिल जाती है। ओके, इसी तरह होता है स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ में अगर हम स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो उससे इनकम भी इंक्रीज होती है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, जिससे कि जो सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं फिफ्थ, कंपैरेटिव एडवांटेज। द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस होल्ड दैट ईच कंट्री विल बेनिफिट if it specializes in the production and export of those goods that it can produce at a relatively low cost. Conversely, each country will benefit if it's import those goods which it produces at a relatively high cost. मतलब ये है, देखिए आप सिंपल एग्जांपल जो है बांग्लादेश का ले सकते हैं। बांग्लादेश जो है कपड़े का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। ओके, बांग्लादेश में क्या होता है, कपड़े को एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है जो कि कपड़ा बनाती है, तो वहाँ पे जो कपड़ा बिकता है वो बहुत सस्ता बिकता है। तो सभी कंट्रीज बांग्लादेश से जो है इम्पोर्ट करती है, क्या करती है, इंपोर्ट करती है, कपड़ा इंपोर्ट करती है। ओके, उसके अलावा जो है बांग्लादेश इससे क्या होता है, जो दूसरी कंट्रीज है जिनमें कि कपड़े की वैल्यू ज़्यादा है, कपड़ा महंगा मिलता है, उनको ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको सस्ते में कपड़ा मिल सकता है। इसी तरह फ्रेंड्स, जो बांग्लादेश है वो अपने जो टेक्सटाइल्स है, कपड़े है, दूसरे देशों को बेचता है क्योंकि बांग्लादेश में कपड़े की कीमत कम है और अदर कंट्रीज़ में कपड़े की कीमत ज़्यादा है। ओके, तो जिसकी कीमत हमारे देश में कम है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे देश में महंगी चीज़ें जैसे मशीनरी और दूसरे देशों से हमें सस्ते दामों पर मिल रही है तो वो हमें इम्पोर्ट करना चाहिए। तो ये कंपेरेटिव एडवांटेज है, मतलब इसमें जो कंपनी है या इसमें जो कंट्री है उसको ये बेनिफिट होता है कि जिसका प्रोडक्शन उस कंट्री के पास ज़्यादा है वो उसको जो है बाहर एक्सपोर्ट कर दे, और जिसका किसी कंट्री में जो प्राइस है गुड का वो उसको इंपोर्ट कर ले। ओके, however it's important to note that the gains from trade are not equally shared by developed countries and developing countries। मतलब जो भी ट्रेड होता है बिटवीन द कंट्रीज, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में जब ट्रेड होता है तो इसमें जो बेनिफिट होता है ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, क्योंकि वहाँ के जो डॉलर की करेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, दिस कैन लीड टू अ डिससेटिस्फैक्शन अमंग लेस डेवलप्ड countries LTCs as the virtue of a completely free trade।
Therefore, any discussion of the role of international trade in promoting economic development must be taken into account the special problem faced by the developing countries in international trade and the policy constraint they face in tackling them. मीन्स जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उस समय क्या क्या परेशानियाँ आती है और उससे जो डेवलप्ड कंट्री है उसको कितना बेनिफिट हो रहा है और जो डेवलपिंग कंट्री जो भी डेवलप्ड नहीं हुई है उनको कितना नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज बैंक, डिस्कस द टाइप ऑफ अकाउंट्स इन बैंक। बैंक क्या होता है और इसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं। देखिए बैंक में आप सबने विजिट किया होगा, आई थिंक सो कोई ऐसा नहीं होगा जिसने विजिट नहीं किया होगा। बैंक होता क्या है और उस मतलब उसके अंदर जो अकाउंट्स होते हैं वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। ओके, देखिए हमने जो बैंक देखा वो एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे हम जाते हैं, हमको एक पासबुक मिल जाती है बैंक अकाउंट ओपन करवाने के बाद, और फिर जब हम उससे पैसा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं बैंक में जाके, या फिर अपने जो फ़ोन है आजकल तो नेट बैंकिंग चल रही है तो उससे भी पैसे जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर जो है एटीएम से जाके पैसे निकाल सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। ये हर किसी को पता होगा बैंक के बारे में। ओके, आज मैं बैंक का जो है मेन होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए बैंक क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे जो स्कूल होता है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड जो है काम काज किए जाते हैं, राइट। जैसे यूनिवर्सिटी है वो भी क्या है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। कोई जो है हॉस्पिटल है वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, राइट। इसी तरह बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल का मतलब हो गया जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है। ओके, अब ये जो लेन देन होता है ना पैसे का, ये होता है बैंक के बीच में। और वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पे ड्राइंग अच्छी नहीं आ रही है। ये जो पैसे का लेन देन होता है, वेट, हाँ, ये जो पैसे का लेन देन होता है ये बैंक और कस्टमर के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इसको हम बैंक बोल रहे हैं उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो लेन देन होता है वो बिटवीन कस्टमर एंड बैंक होता है। ओके, अब बैंक को जो है कस्टमर से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से क्या फ़ायदा होता है। देखिए मैं आपको एक सिंपल जो बैंक का लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बताना चाहूँगी। देखिए हमारे जो पैसे, मान लीजिए आपकी सैलरी आई 10,000 रुपये। ओके, आप जो है सी है यानी कि कस्टमर है बैंक के, आपने क्या किया, 10,000 रुपये जाके बैंक में जमा कर दिए। ओके, अब बैंक क्या करेगा, बैंक लोगों को लोन देता है। जैसे कि आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड्स हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती है बैंक की, उसके थ्रू बैंक जो है लोगों को लोन देता है। लोन दे के उनसे ब्याज लेता है। ओके, अब बैंक ने क्या किया, आपके जो 10,000 रुपये थे ना वो मिस्टर एक्स को, किसको, मिस्टर एक्स को उधारी पे दे दिए। ठीक है, अब मिस्टर एक्स को जब उधारी पे ये 10,000 रुपये दिए तो मिस्टर एक्स को बोला गया कि आपको जो है ना 10% का जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस 10,000 पे। कितने परसेंट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10% का। ओके, और आपको नहीं पता कि आपका पैसा बैंक ने मिस्टर एक्स को दिया है। ओके, जब आपको 1 महीना हो जाएगा या 2 महीने या 3 महीने हो जाएगा, क्योंकि कई बैंकों में जो इंटरेस्ट आता है वो क्वार्टरली आता है या एनुअली आता है। ओके, आपको जो है ना क्वार्टरली बेसिस पे जो है 3% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया जा रहा है, 3%। मतलब आपके जो 10,000 बैंक में डिपॉजिट थे ना, 4 महीने बाद जो बैंक है वो क्या करेगा, उस 10,000 का 3% आपके अकाउंट में जो है डिपॉजिट कर देगा। ओके, इस तरह से हमें ये लगता है कि बैंक में पैसा रखने से पैसा बढ़ रहा होता है, और बैंक क्या करता है उस पैसे को जो है किसी अदर पर्सन को जो है वो उस पर ब्याज पे दे देता है। अब ध्यान से देखिएगा, जो हमें बैंक इंटरेस्ट दे रहा है वो कितने परसेंट दे रहा है, 10%। और जो बैंक इंटरेस्ट ले रहा है मिस्टर एक्स से, जो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने परसेंट है, 10%। 10 में से 3 गए तो कितने परसेंट, 7%। यहाँ पे 7% कमीशन कौन कमा रहा है, बैंक। कौन कमा रहा है, बैंक। तो इस तरह से ये जो बैंक है इसकी कमाई होती है। ओके फ्रेंड्स, ये तो था लॉजिकल स्ट्रक्चर बैंक का। ओके, चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं थ्योरेटिकल, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, A bank is a financial institution that accepts deposit from the public and creates a demand deposit while simultaneously making loans. अब ये जो फर्स्ट लाइन है इसको ध्यान से समझिएगा। बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कस्टमर्स जो होते हैं उसके, या जिनका बैंक में अकाउंट होता है, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। किस चीज़ का डिपॉजिट, मनी का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, और एक क्रिएट करते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जब डिमांड की जाए तब वो पैसा वापस
भी देते हैं, वाइल साइमल्टेनियसली मेकिंग लोन्स, उसी दौरान वो उसी पैसे को दूसरे बंदों को जो है, दूसरे पर्सनस को, बोरोवर्स को लोन के रूप में वो पैसा देते हैं। इट डील्स इन मनी एंड सब्सटीट्यूट्स एंड प्रोवाइड अदर मनी रिलेटेड सर्विसेज। मैंने पहले ही बताया था बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, इसीलिए जो बैंक है वो मनी से डील करता है, और जो अदर मनी रिलेटेड सर्विसेज है वो भी बैंक के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। इन इट्स रोल एज अ फाइनेंशियली इंटरमीडिएरी अ बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड मेक लोन। जो बैंक है वो एक इंटरमीडिएटर का काम करता है बिटवीन कस्टमर एंड अ बोरोवर। कस्टमर से पैसा लेता है और वो जाके किसी बोरोवर को देता है, और बोरोवर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बैंक को वो ज़्यादा होता है, और जो वो बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है वो कम होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो बैंक की क्या होती है, कमाई होती है। ओके, इट डिराइव्स अ प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ अट्रैक्टिंग एंड सर्विसिंग डिपॉजिट एंड द इनकम इट रिसीव थ्रू इंटरेस्ट चार्ज टू बोरोवर्स। मतलब ये क्या करता है, प्रॉफिट कैसे डिराइव करता है कि जितने चार्जेस ये आपको दे रहा है, कॉस्ट ऑफ अट्रैक्टिंग मतलब कस्टमर्स को जितना चार्जेस, जितने परसेंट जो है इंटरेस्ट दिया जा रहा है, और जो उसको मिल रहा है बोरोवर से इंटरेस्ट, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आई होप कि आप सभी को ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर हुई होगी। ओके, चलिए अब चलते हैं कि बैंक्स में क्या क्या जो है टाइप होते हैं, मतलब कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं। ओके, बैंक में अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट। ओके, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट सबसे बेसिक अकाउंट है, ये सभी का होता है। मींस जहाँ पे जो है आप मंथली अपनी जो सेविंग है उसको जो है अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसके बदले कुछ परसेंट, बहुत ही कम परसेंटेज में आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है। ओके, देखिए सेविंग अकाउंट, अ सेविंग अकाउंट इज अ रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट वेयर यू अर्न अ मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। हेयर द नंबर ऑफ अ ट्रांजेक्शन यू कैन मेक ईच मंथ इज कैप्ड। आपको पता होगा कि एक मंथ में आप 10 या 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक मंथ में 60 या 70 ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। मतलब जितनी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जितनी बार पैसा निकाल सकते हैं, वो एक लिमिटेड नंबर होता है। ओके, चलिए बात करते हैं करंट अकाउंट की। अब ये जो करंट अकाउंट है ना, ये ज़्यादातर बिजनेसमैन्स का होता है, जिनका जो ट्रांजेक्शन होता है वो मोर देन 1 लाख रुपीज़, मतलब एक ही दिन में 10-10 लाख, 15-15 लाख की ट्रांजेक्शन होती है करंट अकाउंट में। और ये जो अकाउंट है ना, इसमें आप चाहे कितनी बार भी पैसा निकालो या जितनी बार भी पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो करंट अकाउंट, अ करंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट फॉर ट्रेडर्स, बिजनेस ओनर एंड एंटरप्रेन्योर्स who need to make and receive payment more often than other. These accounts hold more liquid deposit with no limit on the number of transactions per day. Okay friends, चलिए अब बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की, रिकरिंग आरडी की। ओके, देखिए हाँ, मैं आपको जो है, मेरे को भी पहले रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में नहीं पता था। जब मैंने जॉब शुरू की तो उस टाइम पे हमारे जो बैंकर थे ना, वो अकाउंट ओपन कर रहे थे, मतलब हमारी जो कंपनी थी उससे लिंक्ड एक अकाउंट था, उस बैंक था, उसी में हमें अकाउंट जो है ओपन कराना था। तो जब बैंकर थी उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आपको जो है आरडी अकाउंट ओपन करना है, तो मैंने उनसे पूछा कि आरडी अकाउंट क्या होता है, मैंने तो सिर्फ सेविंग और करंट अकाउंट के बारे में सुना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैम, आपकी सैलरी जो है 30,000 रुपये पर मंथ है, अगर आप सेविंग करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है हर मंथ सेविंग करना। ओके, आपकी जो 30,000 सैलरी उसमें से आप 5,000 की आरडी बना सकते हैं। मैंने पूछा आरडी क्या होती है? आरडी क्या होता है कि 5,000 बैंक जो है आपसे हर महीने अपने आप ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा आपके अकाउंट में सैलरी आते ही, और वो जो डिडक्ट हो रही है, मान लीजिए आपने 1 ईयर की आरडी कराई, तो 1 ईयर का आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उस आरडी पे। मतलब आप इस अमाउंट को, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको पहले अमाउंट इकट्ठा करना होता है, फिर उसको उस पर आपको जो है उसको इंटरेस्ट जो है आप ज़्यादा ले सकते हैं। ओके, लेकिन आरडी क्या होती है, आपको जो रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है, मतलब सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और आपको खुद से सेव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बैंक डिडक्ट कर लेगा और उसको आपको जो है सेविंग अकाउंट में ही रहेंगे, लेकिन वो आपके आरडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, तो यही होता है आरडी अकाउंट। RD account, recurring deposit account. In this type of account, a specific amount is automatically deducted from your saving account each month and transferred to the recurring deposit account. Okay, at the end of the tenure, you receive the lump sum amount, which includes your regular investment and the interest earned on it. जब end of the year आएगा, मतलब अगर RD जो होती है वो कई ईयर की, मतलब कई साल की भी हो सकती है, 5 साल, 3 साल, 4 साल, मिनिमम 6 मंथ की होती है। तो जितना भी आपका 6 मंथ या 1 ईयर पे जो डिपॉजिट हुआ है वो अमाउंट, और जो आपका इंटरेस्ट है वो अमाउंट आपको एंड ऑफ द टेन्योर मिल जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं फोर्थ की, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको एग्जांपल से बताना चाहूँगी। देखिए अभी जो है आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ओके, आपने सोचा कि ना मुझे 5 साल बाद ना मुझे ना कुछ अच्छा करना है, मुझे ना अपना घर परचेज करना है अच्छी नौकरी लग के। ओके, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, मुझे सेविंग्स करनी होगी। तो जैसे
तो ना आप जो है सिर्फ 5 साल में तो जो है अच्छी से अच्छा सा घर नहीं खरीदते, आप घर खरीद सकते, आपको घर खरीदना है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तो आप जॉब में से कुछ परसेंट अमाउंट जो अपना सेविंग अकाउंट में रखेंगे, ओके। और जब वो सेविंग अकाउंट में पैसा एक हो जाएगा, मतलब आपको ये लग रहा है कि 10 लाख रुपया मेरे पास हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसका फिक्स डिपॉजिट बना देंगे 10 लाख का, जिससे कि आपको जो 5 साल बाद उसका जो है इंटरेस्ट और वो 10 लाख रुपए मिल जाए जब आपको घर खरीदना हो, ओके। तो यही होता है फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, मतलब एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है आप एक अमाउंट को, एक मनी के अमाउंट को जो है लॉक कर देते हैं, और उस टाइम के बाद आपको जो है मैच्योरिटी जब आती है, उस वो जो टेन्योर कंप्लीट हो जाता है उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। तो मैच्योरिटी में आपको जो एफडी है वो कंप्लीट होकर आपको जो इंटरेस्ट है वो भी मिल जाता है, और जितना अमाउंट आपने लॉक किया था वो भी मिल जाता है, ओके। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अलाउज यू टू अर्न अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट of keeping a certain sum of money locked for a given time, that is until the FD mature, okay। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ अकाउंट, डीमेट अकाउंट की। अ डीमेट अकाउंट इज यूज टू होल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। द पर्पस ऑफ ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट इज टू होल्ड शेयर्स दैट हैव बीन bought or dematerialized, converted from physical to electronic share, thus making share trading easy for the users during online trading। देखिए डीमेट अकाउंट आपने बहुत ज़्यादा बार सुना होगा। डीमेट अकाउंट क्या होता है, जैसे आपको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है तो ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में, ओके। मीन्स किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हो, शेयर्स खरीदने हो, तो उस केस में ना हम जो वो शेयर्स के लिए ना एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमेट अकाउंट में जो आप अपने शेयर्स और जो सिक्योरिटीज़ उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रख सकते हैं, जिससे कि जो डीमेट अकाउंट है मेनली जो शेयर होल्डर्स है, जो शेयर्स खरीद के बेचते हैं उनके लिए होता है, ओके फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं सिक्स्थ, एनआरआई अकाउंट। एनआरआई क्या होता है, एनआरआई इज नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल में, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, मतलब जो इंडिया में नहीं रहता लेकिन जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, ओके। चलिए मैं बता देती हूँ अब इस अकाउंट के बारे में, एनआरआई अकाउंट के बारे में। बैंक्स इन इंडिया हैव अ स्पेशल अकाउंट्स लाइक एनआरई, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल, एंड एनआरओ, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी, फॉर पीपल ऑफ इंडियन नेशनलिटी रिजाइडिंग अब्रॉड। These accounts help NRIs to send their foreign income to India and also earn attractive returns. Each type of account serves a different purpose and is designed to meet the specific needs of the account holder, okay। देखिए अब ये जो एनआरआई अकाउंट होता है ना, ये मेनली जैसे मान लीजिए अभी आप बीसीए कर रहे हैं, आप उसके बाद एमसीए करेंगे, अच्छी कंपनी में पहुंच जाएंगे या फिर अच्छी जॉब लग जाएगी, तो आप हो सकता है अब्रॉड भी जाए। अब्रॉड जाने के बाद लेकिन आप तो मेनली तो आपकी जो होम टाउन है वो इंडिया ही है ना, मतलब आप जो रेजिडेंशियल थे वो इंडिया के थे, लेकिन आप इंडिया में नहीं रह रहे हो तो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हो गए आप। तो अगर आपका अकाउंट इंडिया के किसी बैंक में है तो बैंक में, हमारे इंडिया के बैंक्स में ये सुविधा है कि आपको जो है ना 2 अकाउंट्स मिल जाते हैं, एनआरई मतलब नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल, या एनआरओ नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी। ये अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो अपनी फॉरेन में जो इनकम, मान लीजिए आप डॉलर्स में कमा रहे हो, उस डॉलर की इनकम को अपने उस बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे ना, तो उसको आपको जो है और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, मतलब उस पर जो है रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे। मतलब ये उनके लिए होता है जो एनआरआई जो होते हैं वो अपनी इनकम इंडिया में भेजते हैं, जिससे कि उनको जो है रिटर्न अच्छा देता है बैंक, क्योंकि फॉरेन इनकम इंडिया में आ रही है, ओके। चलिए ये जो सभी मैंने टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में बताया ना, इनके अलग अलग पर्पस होते हैं। सेविंग अकाउंट का अलग पर्पस है, करंट अकाउंट का अलग पर्पस है, आरडी का अलग पर्पस है, एफडी का, डीमेट अकाउंट का, एनआरआई अकाउंट का, सबका अलग पर्पस है। और इनकी ना सबकी एलिजिबिलिटी भी अलग अलग है, ओके। ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की नीड है, आपको कौन सी सर्विस चाहिए, उसके हिसाब से आप जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is public utility taking? State its essential characteristic। पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग होता क्या है और उसके इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा जाता है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं। देखिए फर्स्ट जो वर्ड है पब्लिक, पब्लिक मतलब जो लोग नॉर्मली हमारी सोसाइटी में होते हैं उनको हम पब्लिक बोल देते हैं। यूटिलिटी मतलब बेसिक नीड्स, ओके। और अंडरटेकिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन, देखिए, या फिर अंडरटेक करना, या फिर मतलब ऑपरेट करना, ओके। देखिए मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल बताती हूँ। आप जो बैठे हैं वो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ओके। उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए आपको चार्जिंग चाहिए होगी। चार्जिंग कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिसिटी से आती है। इलेक्ट्रिसिटी की हमारी इंडिया में 2 कंपनीज है, BSES और राजधानी पावर लिमिटेड, ओके। तो ये क्या करती है, लोगों को घर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाती है। कैसे पहुँचाती है? खंभे लगे होते हैं, राइट। खंभों से जो तार जुड़े हुए होते हैं, तार से जो आपके घर में कनेक्टिविटी दी गई है, मीटर दिया गया है, राइट। मीटर की फिटिंग हो रखी है। ये सभी क्या है, आपकी पब्लिक सर्विसेज है जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिल रही है। अब मान लीजिए
पानी आप पीते हैं, पानी के लिए भी अलग अलग जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ ना कुछ म्यूनसिपल एमसीडी बनाया हुआ है या फिर वाटर प्लांट लगाए हुए हैं। ये क्या है, जो बेसिक नीड्स होती है पब्लिक की, उनको पूरा करने के लिए जो होती है ऑर्गेनाइजेशन, उनको पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग बोलते हैं। जैसे गैस के बारे में सुना होगा आपके, अगर गैस जो है पाइपलाइन से आ रही है तो आईजीएल जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो ये क्या करती है, पूरी ज़मीन में गड्ढे खोदती है, फिर वो पाइप बिछाती है, फिर पाइप बिछाने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके लिए मीटर लगाया जाता है घरों में, और फिर इलेक्ट्रिसिटी बोल रही, गैस पाइपलाइन बिछाती है, गैस पाइपलाइन के बाद जो है गैस ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये कुछ बेसिक नीड्स है जो है पूरी की जाती है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग। ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनमें मेनली मोनोपोली चलती है, मतलब एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है वही वर्क करती है। अब मान लीजिए बिजली के लिए ही 50 कंपनियां आ गई, अब 50 कंपनियों ने अपने 50 खंभे लगा दिए एक ही रोड पे, तो रोड पे सिर्फ खंभे ही खंभे हो जाएंगे, राइट, आने जाने का तो रास्ता बचेगा नहीं। इसलिए जो है मोनोपोली होती है इन सब चीज़ों में। ओके, मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। अ पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग इज अ टाइप ऑफ बिजनेस दैट प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज टू सोसाइटी. These services often include a supply of electricity, gas, power, water, and transport. Public utility undertaking are typically given a monopoly in a particular area by the government with the aim of serving consumer in a better way and providing services at reasonable rates. Okay friends, अब ये जो पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग है इसके हम जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो खूबियाँ है उनके बारे में हम जानेंगे। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर. पब्लिक यूटिलिटीज आर मेंट फॉर सर्विंग द कंज्यूमर. द सप्लाई ऑफ सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट शुड बी एडिक्वेटली मेंटेन. मतलब इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है कंज्यूमर्स की। जो पब्लिक यूटिलिटी होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है, जो उसके कस्टमर्स है, कंज्यूमर है, उनको एक सर्विस प्रोवाइड करना। बिजली की, पानी की या जो है ट्रांसपोर्ट की कमी होगी तो हमें जो है प्रोटेक्शन करना है कंज्यूमर का, मतलब जो कंज्यूमर है उनको जो सभी सर्विसेज है वो अच्छे से प्रोवाइड हो सके। ओके फ्रेंड्स, सेकंड जो है हमारा मोनोपोली पोजीशन. पब्लिक यूटिलिटी एंटरप्राइज आर गिवन मोनोपोली इन अ पर्टिकुलर एरिया. दिस अंडरटेकिंग आर द आउटकम ऑफ द स्पेशल लेजिस्लेशन. द एंट्री ऑफ अदर कंसर्न इज बेयर्ड टू दिस फील्ड्स. मतलब ये जो है इनमें मोनोपोली पोजीशन होती है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर एरिया में राजधानी पावर लिमिटेड जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रही है और उसके जो है पोल्स उस एरिया में है, खंबे उस एरिया में है, तो जो दूसरी कंपनी है जैसे कि हमारा बीएसईएस है तो वो नहीं जाएगी उस एरिया में, वो उस एरिया में जा सकती है जहाँ पे राजधानी पब्लिक सर्विसेज जो है नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में बीएसईएस जा सकती है। ओके, स्पेशल फ्रेंचाइज, यहाँ पे क्या करती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी दे देती है, मतलब एक ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम एक ही रहेगा लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स अलग रहेंगे। ओके, पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न आर गिवन अ स्पेशल पावर एंड प्रिविलेज so that regular and satisfactory facility supply is maintained. These privileges and special status is confirmed by the legislation passed for creating those concerns. लार्ज इन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग होता है इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल जो ले सकते हैं वाटर सप्लाई का ही ले सकते हैं। वाटर सप्लाई के लिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो उसको जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब पूरे रोड खोदनी पड़ेगी, फिर उसमें पाइप बिछानी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी पानी की, एक वाटर प्लांट बनाना पड़ेगा। और अगर सेम जो प्रोसेस है दूसरा भी पर्सन करना चाहता है, दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है, तो सेम प्रोसीजर जो है दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें कि जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगी। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, इसलिए ये जो है मोनोपोली इसके अंदर होती है। इसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है एंटर नहीं कर सकते, जो लार्ज इन्वेस्टर्स है वही जो है एंटर करते हैं पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग में। फिफ्थ है पब्लिक रेगुलेशन. पब्लिक यूटिलिटीज आर रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली विद रिगार्ड टू देयर क्वालिटी, प्राइस चार्ज और सर्विसेज प्रोवाइडेड एक्सेट्रा. अब ये जो पब्लिक यूटिलिटी है ये मेनली क्या है, पब्लिक के लिए है। ओके, अगर मान लीजिए आपको जो है सरकार वादा करती है कि आपके एरिया में जो है अच्छा बिजली, पानी और जो है सप्लाई होगी चीज़ों की, तो अगर वो केस नहीं होता है, आपको गैस नहीं मिल रही है, बिजली नहीं आ रही है आपके यहाँ, पानी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, जो कि एक कंसर्न बन सकता है। इसलिए जो पब्लिक रेगुलेशंस यहाँ पे लगाई जाती है कि ये जो पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग है अच्छे से काम कर सके। नो बिजनेस रिस्क, यहाँ पे रिस्क नहीं होता क्योंकि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना इसके अंदर, तो वो सारी बेसिक सुविधाएं जैसे कि पानी हर किसी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी हर किसी की ज़रूरत है, गैस
सप्लाई सबकी ज़रूरत है, तो यहाँ पे बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, सब खरीदेंगे। प्राइसिंग पॉलिसीज़, मतलब प्राइसिंग इस तरह से की जाती है कि जो भी प्राइस हो वो सबके लिए फिजिबल हो और उनसे एक अच्छा रिटर्न जो है वो मिल जाए। ओके, प्राइसिंग पॉलिसीज, दिस प्राइसेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी आर अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ डिमांड एंड लॉस ऑफ रिटर्न। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, डिस्कस इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन प्राइवेट बिजनेस। जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट बिजनेस को कैसे कंट्रोल करती है, वो जो इंस्ट्रूमेंट जो है गवर्नमेंट यूज़ करती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइवेट बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताओ। ओके, द गवर्नमेंट यूजेस वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट प्राइवेट बिजनेसेस। These instruments can be broadly categorized into two types: regulatory measures and promotional or development roles. Here are some of the key instruments. देखिए, जो गवर्नमेंट यूज़ करती है इंस्ट्रूमेंट किसी भी बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है रेगुलेटरी मेजर। कौन सा मेजर? रेगुलेटरी मेजर। और सेकंड होता है प्रमोशनल और डेवलपमेंट रोल्स। ओके, तो सबसे पहले हम रेगुलेटरी मेजर के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रमोशनल और डेवलपमेंट रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट है रेगुलेटरी मेजर में इंडस्ट्रियल एंड लाइसेंसिंग पॉलिसीज। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे किचन जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्लाउड किचन, राइट। मतलब जिसको भी खाना बनाना आता है वो ज़ोमेटो पे अपना जो है एक बिज़नेस शुरू करता है। अगर मुझे अपना ज़ोमेटो पे बिज़नेस शुरू करना है, मुझे ज़ोमेटो के थ्रू जो है लोगों को खाना पहुंचाना है और मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास एक लाइसेंस होना चाहिए फूड कॉरपोरेशन से, FSSAI का। तो वो जो लाइसेंसेस है वो इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि कोई भी गलत तरीके का खाना या गलत तरह की सर्विस जो है लोगों को ना पहुँचाए। ओके, इस तरह से जो लोकल छोटे छोटे बिजनेस होते हैं प्राइवेट, उनको जो है लाइसेंसेस के थ्रू जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सेकंड यहाँ पे दिया गया टैक्सेशन पॉलिसीज, मतलब कोई भी बिजनेस है वहाँ पे टैक्स तो लगता ही है, तो वो टैक्सेशन क्या होता है, एक टूल की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज, मॉनेटरी का मतलब ये होता है पैसे से लेन देन, और क्रेडिट मतलब उधारी। मतलब ये मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसीज इसलिए बनाई जाती है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि एक पर्सन है जिनको बिजनेस शुरू करना है। ओके, तो उनको कितना पैसा चाहिए कि वो बिजनेस शुरू कर दे, ये तो उनकी कैपिटल पर डिपेंड करता है वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है और वो जो है गलत प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट कर रहा है और उसके लिए बैंक लोन भी दे रहा है, और फिर बाद में वो दिवालिया हो जाता है, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को इशू हो सकता है, राइट। मतलब इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो इसलिए जो मॉनेटरी और जो इन क्रेडिट पॉलिसीज है वो भी गवर्नमेंट का हेल्प करती है इन प्राइवेट बिजनेसेस को कंट्रोल करने के लिए। इनकम एंड वेज पॉलिसीज, देखिए फ्रेंड्स आजकल क्या होता है कि आप छोटे एक स्टोर में जाइए, जैसे कि डी मार्ट हो गया या रिलायंस हो गया, इस तरह के मॉल्स में जाइए छोटे छोटे, जहाँ पे ग्रोसरीज मिलती है, वहाँ पे उन जो ग्रोसरीज के लिए जो खड़े रहते हैं ना प्रमोटर्स, जो खड़े रहते हैं कि मैडम आप ये ले लीजिए, सर आप ये ले लीजिए, ये न्यू प्रोडक्ट आया, उनसे कभी आप पूछ के देखना कि कितने कितने घंटे वो खड़े रहते हैं, कितने कितने घंटे वो काम करते हैं। क्योंकि वो एक प्राइवेट बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उनको 12-12 घंटे 13-13 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन आजकल जो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें 8 घंटे जो है आपको काम करना होता है, और एक मिनिमम वेज सेट किया गया है कि इससे कम जो वेतन है उसमें काम नहीं कराना चाहिए। ओके, टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, मतलब जो गवर्नमेंट है वो ये कंट्रोल करती है कि कौन सी जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ को रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक। ओके, टिकटॉक क्या था, एक मतलब सोशल मीडिया ऐप था जिसके थ्रू बहुत सारे लोग जो अर्निंग भी कर रहे थे फेमस होके, लाइक्स वगैरह मिलके। तो वहाँ पे ये जो मतलब कंसर्न था ये नेशनल सिक्योरिटी का था, क्योंकि ये सारा डाटा जो है अदर कंट्रीज़ का उनके पास हमारा जा रहा था। उसको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन कर दिया इंडिया में। ओके, तो ये जो टेक्नोलॉजी या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ है ये गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करती है प्राइवेट बिजनेसिस को कंट्रोल करने में। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी यहाँ पे मान लीजिए ऐसा, मतलब एक इमेजिनरी एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, कि हमारे इंडिया में जो हमें शुगर मिल रही है वो 40 रुपीज़ पर केजी है। ओके, और जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं शुगर वो कितने रुपीज़ पर केजी है, 60 रुपीज़ पर केजी है। अब हमारे इंडिया में क्या हो गया, शुगर की हो गई कमी।
ओके। लेकिन जो किसान है वो तो यही चाहेगा कि मैं शुगर जो है ना वो बाहर देश एक्सपोर्ट करूँ ताकि मेरे को 40 की जगह 60 रुपये मिले। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि शुगर का प्राइस बढ़ा देगी। प्राइस बढ़ाने से क्या होगा, किसान ये सोचेगा देखो बाहर भेजूंगा, मुझे 60 रुपये किलो बेचनी, उससे पहले मुझे उस पर 10 रुपये खर्चा भी करना पड़ेगा, मतलब मेरे को 50 रुपये किलो के हिसाब से ही बिकेगी। अब 50 रुपये किलो मेरे इंडिया में सब खरीद रहे हैं तो मुझे इंडिया में ही बेच देनी चाहिए, ज़्यादा इशू नहीं होगा, राइट। तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई है, जिससे मतलब ये गवर्नमेंट रेगुलेट कर लेती है कि अगर किसी चीज़ का एक्सपोर्ट घटाना है तो उस चीज़ का दाम बढ़ा दो, और किसी चीज़ का इम्पोर्ट घटाना है तो उस चीज़ का दाम बढ़ा दो। इस तरह से होता है। ओके फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज, द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन जो करेंसी है उसका एक्सचेंज को जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट पॉलिसीज, देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 8th पॉइंट जो है इसमें क्या कहा गया है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं और उनको उससे कुछ ज़्यादा ही एलर्जी या हेल्थ इश्यूज़ हो जाए, या फिर कोई फैक्ट्री रन कर रही है और उसकी वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि बस मतलब वो फैक्ट्री इतना ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही जितना ज़्यादा हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको हैज़ार्ड कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के जो है जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट बिजनेसेस को कंट्रोल करती है। मैं अभी ये जो सभी पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो मैं एक एक करके आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। ओके। Industrial and licensing policies. The government regulates the establishment and operation of industries through licensing policies and operation of industries through licensing policies. Taxation policies. The government uses taxation as a tool to regulate private businesses. Monetary and credit policies. The government controls the supply of money and credit in the economy. Income and wage policies. The government sets minimum wage laws and income policies. Technology and employment policies. The government regulates the use of technology and employment practices. Import and export policies. The government controls the import and export of goods and services. Foreign exchange policies. The government regulates the exchange of foreign currency. Industrial safety and environment policies. The government sets standard for industrial safety and environmental protection. ओके फ्रेंड्स, अब बात हम करेंगे प्रमोशनल और डेवलपमेंटल रूल्स। अभी जो हमने बात किया वो रेगुलेटरी, मतलब किस तरह से रेगुलेशन होती है। प्रमोशनल और डेवलपमेंट रूल्स कैसे जो है प्ले करती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द 5-year plan FYP is a program in which the government sets the goals to be achieved within 5 years and mentions the resources required to achieve these goals. It's important to note that these measures are designed to prevent socially restrictive activities of business, encourage private business to work toward the growth of the economy, and ensures the optimal utilization of resources. However, these regulatory measures measures can sometimes obstruct the automatic market functioning by alerting the price structure, which can adversely affect the business decision of the private sector. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोला गया है कि जो ये प्रमोशनल और डेवलपमेंट रोल्स है, जैसे कि अभी आईटी का रोल चल रहा है कि नेक्स्ट 5 year में जो है इंडिया बहुत बड़ा हब बन जाएगा आईटी के लिए। तो ये क्या है, एक प्रमोशनल और डेवलपमेंट रोल है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जितने भी आईटी कंपनीज है उसको कुछ बेनिफिट देते हैं कि अगर आप इतने एम्प्लॉयज़ को जो है एजुकेट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। ये क्यों करती है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है अपने आईटी सेक्टर को इम्प्रूव करना है। तो ये 5-year प्लान जो होता है इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ये रेगुलेट करती है कि मुझे 5 साल में मुझे क्या अचीव करना है और उसके लिए गोल सेट करती है और ये इंश्योर करती है कि मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज जो है यूटिलाइज किए जाए। ओके, अब ये जो रेगुलेशंस या रूल्स मेजर्स हैं इनके थ्रू कुछ जो मतलब नहीं होनी चाहिए समाज में चीज़ें वो तो रेगुलेट हो जाती है। मतलब जो चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड है वो तो प्राइवेट बिजनेसेस नहीं कर पाते, वो अच्छा है पब्लिक के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट के ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो प्राइवेट बिजनेसेस है वो अच्छे से रन नहीं कर पाते। इसलिए जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो सेमी होना चाहिए। ज़्यादा कंट्रोल भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, राइट शॉर्ट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें से 2 के शॉर्ट नोट बनाने हैं, लेकिन हम सारे ही कवर करेंगे क्योंकि हम सोल्यूशन कवर कर रहे हैं। ओके, लेकिन जब आपके एग्जाम में आए कि 2 बोले गए तो 2 ही अटैम्प्ट करके आना जिसमें कि आप अच्छे से श्योर हो कि हाँ मुझे ये दोनों पॉइंट्स आते हैं अच्छे से। ओके, चलिए फर्स्ट पॉइंट दिया गया टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस
बिजनेस रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब बिजनेस के क्या क्या मतलब डर है या भय है या नुकसान है। ओके, तो सबसे पहले आता है कंप्लाइंस रिस्क, दूसरा है लीगल रिस्क, तीसरा है स्ट्रेटेजिक रिस्क और फोर्थ है ऑपरेशनल रिस्क और फिफ्थ अदर रिस्क इंक्लूड पॉलिसीज चेंज, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। ओके, देखिए सबसे पहले आता है कंप्लाइंस रिस्क। कंप्लाइंस, ओके, दिस रिस्क टू अ कंपनीज रेपुटेशन और फाइनेंशियल ड्यू टू वायलेशन ऑफ एक्सटर्नल लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द और इंटरनल स्टैंडर्ड। देखिए मतलब आप एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको कि आपका एक बिज़नेस है। ओके, उस बिज़नेस में आप क्या करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसकी हेल्प से जो है आप जो है उस प्रोडक्ट को सेल करके जो है अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। ओके, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपकी सारे इन्फॉर्मेशन पता है कि आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो आपकी जो इंटरनल पॉलिसीज है, इंटरनल स्टैंडर्ड है, उस एम्प्लॉय को पता है। अगर वो सभी चीज़ें किसी अदर पर्सन को, थर्ड पर्सन को बताएगा वो चीज़ें, तो वो क्या है, कॉम्प्लाइंस है। कॉम्प्लाइंस मतलब आपका जो एम्प्लॉय है वो आपके लिए बाइंडेड था कि आपके साथ आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को लीक नहीं करेगा। लेकिन अगर वो किसी को इन्फॉर्मेशन लीक करता है, उससे क्या हो सकता है कि जो कंपनी की रेपुटेशन है या जो बिजनेस जैसे चल रहा था वो वैसे ना चले, जिससे कि फाइनेंसिस में भी लॉस आ जाए। ओके, चलिए अब सेकंड जो रिस्क है लीगल रिस्क। occurs when a company fails to follow a government rules for companies. It includes contractual risk, dispute risk and regulatory risk. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लीगल रिस्क क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई, उसको जो है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं कर रही। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कोविड आया था राइट 2020 में। तो कोविड जब आया था तो ऐसा नहीं है सबकी जॉब जो है परमानेंट थी। कुछ मतलब इम्प्लॉयज़ ऐसे थे, कुछ कंपनीज़ का, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा था कि इम्प्लॉयज़ जब वो 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे थे या 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे थे। कोविड आते ही जो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन थी उनको ऐसा लगा कि ये जो कोविड आया ना ये जल्दी से जाने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो एम्प्लॉयज़ थे ना उनको 3 महीने की सैलरी दी या किसी को सैलरी भी नहीं दी और जो है बिजनेस को शट डाउन कर दिया और मतलब कंपनी को ही बंद कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि लोगों की जॉब चली गई। ये सभी चीज़ें आपने ट्विटर पे भी सुनी होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चला था उस टाइम पे। तो ये जो है ना ये एक लीगल रिस्क है। मतलब हमेशा ये बोला जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, अगर आपका 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उससे पहले आप जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो उसमें जो भी क्लोज है उनको आपको फॉलो करना होगा। तो ये क्या है, एक लीगल रिस्क है। ओके, थर्ड है स्ट्रैटेजिक रिस्क। मतलब आपने जो है ना एक बिज़नेस शुरू किया, मान लीजिए एक बिज़नेस शुरू किया अपने चिप्स बनाने का। आपको लगा कि यार अचारी फ्लेवर ना बहुत टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है, मैं ना अचारी फ्लेवर की ही चिप्स बनाऊंगा और उसमें ना काली मिर्च का कॉम्बिनेशन होगा और वो सभी कस्टमर्स को बहुत पसंद आएगी क्योंकि इंडिया में ऐसा चटपटा फ्लेवर जो है ज़्यादा बिकता है। आपने उस बिज़नेस को लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की और बहुत ज़्यादा पैम्पलेट किए, बैनर बांटे और लोगों को मतलब रिटेलर्स को, होलसेलर को, सबको बेच दिया वो प्रोडक्ट। ओके, लेकिन उधारी पे बेच दिया कि अभी जो है कस्टमर यूज़ करेंगे तो वो मुझे अपना पैसा मिल जाएगा। ओके, ये सोच के आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो होगा। लेकिन जब आपके चिप्स मार्केट में गए और वो किसी को पसंद नहीं आए तो लोगों ने नहीं खरीदे एक बार खरीदने के बाद, या किसी ने बताया कि इस फीडबैक दिया कि ये अच्छे नहीं है। ओके, तो आपकी एक स्ट्रैटेजी थी कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो फॉल्ट हो गई, मतलब गलत हो गई। तो उसमें क्या हो गया, एक रिस्क है, ये आपका बिजनेस लॉस में भी जा सकता है। स्ट्रैटेजिक रिस्क अकर्स when a company's business strategy is faulty or its executive fail to follow a business strategy at all. Okay, अब बात आती है ऑपरेशनल रिस्क की। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी ना जैसे आप किसी सैलून में गए। ओके, सैलून के ओनर ने सैलून शुरू किया और उसने ना 50 लाख रुपए उस सैलून में लगाए, उसको बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा, सभी मतलब एडवांस्ड चीज़ें उसने लगाई। ओके, लेकिन सैलून का जो मालिक था ना उसे खुद काम नहीं करना था, उसे एम्प्लॉयज़ रखने थे। अब उसने एम्प्लॉयज़ रखे। ओके, अब वो जो एम्प्लॉयज़ रखे ना वो काम तो अच्छा करते थे, मतलब उन्हें आता था सारा काम, सैलून में जो काम होता है, लेकिन जब कस्टमर आता था उससे ढंग से बात नहीं करते थे वो। ओके, तो कस्टमर का फीडबैक क्या हुआ कि सैलून जो है अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं है, ये पर्टिकुलर जो सैलून है ये अच्छा नहीं है। ये सारे जो रिव्यूज़ हैं उन कस्टमर्स ने गूगल प्ले स्टोर पे, मैप्स पे, मतलब इन सब पे डाल दिया।
ओके, उससे क्या हुआ, उस सैलून की जो है रेपुटेशन कम हो गई। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है कंपनी के, जो मेन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो अच्छे से काम ना करे तो वो क्या होगा, एक ऑपरेशनल रिस्क। अगर आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो सबसे पहले जो ऑपरेशंस है ना, जो बेसिक एम्प्लॉयज़ है उनको खुश रखना होगा, उनको अच्छे से काम सिखाना होगा, उनको अच्छे से काम करवाना होगा, तभी आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सकता है। ओके, अदर रिस्क मतलब जैसे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स टू रेपुटेशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, हेल्थ क्राइसिस एंड लोकेशन हैजार्ड्स। देखिए इसमें अदर में ये जो है, एक कोविड जैसे आया था, वो भी एक अनदर टाइप ऑफ रिस्क था जो किसी ने नहीं सोचा था। साइबर सिक्योरिटी है मतलब आपका डाटा कोई चोरी कर लेता है, पैसे चोरी कर लेता है, तो इस तरह के जो रिस्क है वो अदर रिस्क में आते हैं। ओके, चलिए अब ये पार्ट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की क्लासिफिकेशन करनी है। तो कॉमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स is trade and auxiliaries to trade. Trade includes the sale, transfer or exchange of goods and services for mutual benefit. It can be internal within the country or external between countries. Auxiliaries to trade covers activity that help in efficient flow of commercial activities. It includes transportation, warehousing, banking, insurance and advertising. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स पूछा था, तो कॉमर्स को हम जो है टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड। देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी जो वर्ड है ना, ये साइंस में भी बोला जाता है और ये कई जगह इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, अभी ये जो है मैंने एक, मान लीजिए एक पेड़ बनाया, पेड़ की एक जो है टहनी है, क्या है, एक टहनी है। ओके, अभी जो पेड़ की टहनी है ना, इससे एक और टहनी निकल रही है, क्या निकल रही है, एक और टहनी। ओके, फिर इसी टहनी से एक और जो है टहनी निकल रही है, तो ये क्या होगी, इसकी ऑक्सिलरीज होगी। क्या होगी, इसकी ऑक्सिलरी स्टेम्स होगी, मतलब एक ही चीज़ के अलग अलग पार्ट जो उसको खड़ा रहने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं इन मेंटेनिंग अ करेक्ट पोस्चर। ओके, अब ये यहाँ पे जो है, पहले तो चीज़ दी गई है ट्रेड और दूसरा दिया गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरी मतलब जो उसको हेल्प करती है, ट्रेड को हेल्प करती है होने में। ओके, ट्रेड होता क्या है, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है। ओके, इन्होंने खूब पढ़ाई की, लेकिन इनको जो है पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिली, लेकिन इनका बिजनेस माइंड था। इन्होंने क्या किया कि गुड्स खरीदे कहीं से, मैन्युफैक्चरर जो था उससे गुड्स खरीदे और कस्टमर को जितने में खरीदे थे उससे ज़्यादा दाम में बेच दिए, तो इससे क्या हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ। ओके, तो ये जो ट्रेड था ये इंटरनल ट्रेड था विद इन द कंट्री, मतलब ये भी दिल्ली से बिलोंग करते थे और ये भी इंडिया में ही कहीं से बिलोंग करते थे जो कस्टमर थे। ओके, अब ये जो ट्रेड हुआ, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड। क्यों की जाती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट सो दैट वी कैन अर्न प्रॉफिट। ओके, अब ये जो एग्जांपल मैंने बताया एक्स और कस्टमर का, तो ये क्या है, ये एक इंटरनल ट्रेड है। अब ये जो एक्स है ना, ये किसी मैन्युफैक्चरर से कुछ सामान खरीदते हैं। अब इस सामान की जो डिमांड है ना, किसी यूएस में रहने वाले कस्टमर ने की। ओके, तो ये ट्रेड बिटवीन अनदर कंट्रीज हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब वो पॉइंट्स जो ट्रेड को होने में हेल्प करते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसको मिस्टर एक्स जो है खरीद के बेचते हैं। अब मान लीजिए इनका जो बिजनेस है ना वो फिशिंग का ही है, क्या किस चीज़ का, फिशिंग का। ये फिश को पकड़ते हैं समुद्र से और फिर समुद्र से पकड़ के फिर उसको जो है बेचते हैं। बेचते जब है तो उनको जो है उस टाइम पे बेचने के लिए पहले उनको स्टोर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, उनको अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, मतलब वो गतिविधियाँ जो ट्रेड को कंप्लीट होने में हेल्प करती हैं। ओके, auxiliaries to trade covers activities that help in efficient flow of a commercial activities. It includes transportation, warehousing, banking, insurance and advertising. Okay friends, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन हो चुका, एट्थ क्वेश्चन के सी पार्ट पे, काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, फर्स्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस और अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ओके फ्रेंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल कवरेज अगेंस्ट योर लाइफ, मतलब लाइफ के अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस होता है वो लाइफ इंश्योरेंस होता है। दूसरा है जनरल इंश्योरेंस, indemnifies you against any losses for your known life asset. It includes health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance and pet insurance। मतलब
हेल्थ के अलावा जो है अदर एसेट्स के लिए जो इंश्योरेंस किया जाता है उसे नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं। ओके, अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस में आप ये ले सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी इंश्योरेंस या कोई भी व्हीकल का इंश्योरेंस। ओके, चलिए अब डी पार्ट देख लेते हैं, लेटर ऑफ अ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है? अ लेटर ऑफ अ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ बैंक गारंटिंग दैट अ बायर्स पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम एंड फॉर द फुल अमाउंट। मतलब इसमें क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बैंक ये गारंटी करता है कि जो बायर की पेमेंट है वो सेलर को रिसीव हो जाएगी और पूरे अमाउंट में रिसीव हो जाएगी। ओके, इट इज़ यूज टू इन इंटरनेशनल ट्रेड टू एश्योर द सेलर द पेमेंट विल बी मेड। मतलब ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किया जाता है जिसमें कि बैंक अपनी मोहर लगा के देता है कि हम आपको एश्योर करते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो पूरी आ जाएगी और टाइम पे आ जाएगी। ओके, किसके बिहाफ पे? बायर के बिहाफ पे। इफ द बायर इज अनेबल टू मेक द पेमेंट द बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फुल और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द परचेज। मतलब अगर बायर नहीं दे पाता पैसे तो जो है बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है फुल और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द परचेज को कवर करने के लिए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि सेम सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।